सो नेक्स्ट जो हमारे पास कर्व होगा वो ये है, इस कर्व पे डिस्कशन करना है। ये है x और ये है टाइम, और जैसे ये है हमारे पास इस तरह से एक कर्व है। ये कर्व आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? एक बात तो यहां से क्लियर है कि ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं है अगर तो पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पार्टिकल इस कर्व को फॉलो कर रहा है उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, राइट। और जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो वहां पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूरी होती है। चलिए यहां पर डिस्कशन करते हैं कि यहां पर हम कैसे पता करेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज, वेरिएबल का मतलब क्या होगा, या तो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, या तो बढ़ेगी या कम होगी, तभी तो चेंज होगी ना, राइट। तो यहां पर इस कर्व ये क्या बता रही है, क्या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, ये हम सीखते हैं। ऐसी सिचुएशन में, कर्व वाले सिचुएशन में हमें कोई दो पॉइंट्स डिस्कशन में लाने होते हैं। तो ये मैंने ए और बी दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं मैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। दोनों पॉइंट्स पे हमें इमेजिनरी एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये मैंने इमेजिनरी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे, अब दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट, जैसे ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ऐसा होगा, बी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ऐसा होगा। ओके, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको अब एंगल एनालाइज करना होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये थीटा ए हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा बी हो जाएगा। अब आप डायग्राम में इस तरह से दो या तीन पॉइंट, दो पॉइंट से भी क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये दो पॉइंट को एनालाइज करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे एंगल ज्यादा बड़ा है, किस पॉइंट पे एंगल छोटा है, कहां पर एंगल एक्यूट है, कहां पर एंगल एब्ट्यूज है, कहां पर 0 डिग्री है, कहां पर 90 डिग्री है, वगैरह वगैरह। चलिए यहां पर डिस्कशन में अगर हम बात करें तो यहां पर जो मेरे पास ए पॉइंट का थीटा ए है और बी पॉइंट पे थीटा बी है, आप देख के, फोटो देख के बता सकते हैं कि कहां पर क्या सिचुएशन है। क्या आप मानते हैं कि ये जो एंगल है इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस एंगल? देख के हमें क्लियर हो रहा है ना। तो हम ये कंक्लूजन यहां लिखेंगे कि थीटा बी एंगल इज ग्रेटर देन थीटा ए एंगल। बी पे जो एंगल है वो बड़ा है एज कंपेयर टू एंगल ए। ऑलराइट, क्या दोनों एक्यूट एंगल हैं? बोथ एक्यूट, बोथ आर एक्यूट एंगल। अब दोनों अगर एक्यूट एंगल हैं इसका मतलब tan ऑफ थीटा बी भी पॉजिटिव आएगा, tan ऑफ थीटा ए की वैल्यू भी पॉजिटिव आने वाली है। दोनों पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी स्लोप की वो पॉजिटिव आएगी। ऑलराइट, तो यहां से मैं लिखता हूं tan ऑफ थीटा बी ऐसा आएगा, tan ऑफ थीटा ए। अगर एंगल बड़ा है और एक्यूट है तो tan ऑफ थीटा बी ग्रेटर देन tan ऑफ थीटा ए। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी एट पॉइंट बी, और tan ऑफ थीटा ए रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर पाते हैं कि ये जो कर्व है इसकी वेलोसिटी वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है और यहां पर वेलोसिटी कम है। इसका मतलब जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। या फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जब भी कर्व बेंड टूवर्ड्स द पोजीशन एक्सिस देन वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब भी कर्व बेंड टूवर्ड्स द टाइम एक्सिस देन वेलोसिटी डिक्रीजेस। सो इस कर्व का एनालिसिस ये था, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंक्रीजिंग स्लोप। ये क्या हो रहा है? यहां पर स्लोप इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व, इंक्रीजिंग स्लोप, ये कर्व है इंक्रीजिंग स्लोप कर्व। ओके, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, इफ द कर्व बेंड टूवर्ड्स position axis then slope increases, या then velocity increases। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और
साइमल्टेनियस ग्राफ हम डिस्कशन में ला सकते हैं कि अगर कर्व ऐसा हो, ये पोजीशन है, ये टाइम है, और इस वाली कर्व ऐसा है, ये कर्व है, इसमें भी अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगी, स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगी तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो अगेन मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक ये पॉइंट ले लेता हूं, एक ये पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट नंबर ए बी। क्या करेंगे जैसे वहां किया था, इमेजिनरी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, यहां पर भी इमेजिनरी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जब दोनों पॉइंट्स पे ए और बी पे टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो बी पे कुछ ऐसा आएगा और ए पॉइंट पे कुछ ऐसा आएगा। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाने हैं, ये बना थीटा ए और ये बना थीटा बी। फोटो देख के आप जान सकते हो कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। क्लियर है सबको कि ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है। क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन में ये आया कि थीटा ए जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू थीटा बी। तो हम दोनों एक्यूट है ना, बोथ आर एक्यूट एंगल्स, देयरफॉर जो tan ऑफ थीटा ए होगा वो बड़ा लिखा जाएगा एज कंपेयर टू tan ऑफ थीटा बी। और ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ये आया रिजल्ट क्या बताता है कि यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर वेलोसिटी कम है। इसका मतलब जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो दिस कर्व इज डिक्रीजिंग स्लोप, इसकी क्या हो रही है, ये डिक्रीजिंग स्लोप कर्व है, इसकी स्लोप डिक्रीज होती जा रही है। या फिर अब आप जैसे ये बात लिखी थी, इफ द कर्व बेंड टुवर्ड्स द पोजीशन एक्सिस की तरफ बेंड होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो हम यहां कहेंगे इफ द कर्व बेंड टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस की तरफ बेंड होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लिखते हैं, इफ द कर्व बेंड towards time axis then velocity decreases, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, दोनों का एनालिसिस हो गया। एक ये कर्व देखो, ये है मेरे पास, ये कर्व है विच इज पैरेलल टू पोजीशन जिसको x और ये है टाइम। ये जो हमारे पास कर्व है इट इज पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, इट मींस दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहां पर 90 डिग्री के एंगल बना रही है ये। अब आप सबको पता है tan ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कर्व तो बना दी हमने, क्वेश्चन आएगा क्या आंसर लिखोगे कि इसकी स्लोप क्या है, इनफाइनाइट है ना, स्लोप लिखेंगे ना, इसकी स्लोप कितनी आई, इनफाइनाइट आई। बट यार क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप खुद समझदार हो, आप बताओ कि कभी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकती है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे? ये क्या बता रहा है कि यहां पर मान लो कि अगर ये कोई t नॉट टाइम था कि t नॉट टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई, रॉकेट की भी इनफाइनाइट नहीं होती है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड इम्पॉसिबल ग्राफ। प्रैक्टिकली ये कर्व पॉसिबल नहीं है, बट अगर न्यूमेरिकली आ जाता है तो आप लिखोगे इस बात को कि इसका जो स्लोप है वो इनफाइनाइट है। ओके ओके, सो दिस इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ग्राफ। ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 2-3 और ग्राफ बचते हैं, उनकी भी डिस्कशन करेंगे फिर।
ओके, देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ कुछ ऐसा है। ये एक कर्व है, पोजीशन टाइम, यहां पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। काफ़ी इजी है और काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई एआईपीएमटी में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाता है कि बताओ किस पॉइंट पे स्लोप कैसी है। अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो आपसे पूछ लिया जाता है बताओ ए पे वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बी के बारे में बताओ, सी के बारे में बताओ और डी के बारे में बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, कैसी है। और इस तरह की सिचुएशन की अभी हमने डिस्कशन की है। क्या किया जाएगा जानने के लिए, सारे पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाए जाएंगे, ए पे, बी पे, सी पे, सारे पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाएंगे। ए पे जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट देखो ऐसा है। बी पे अगर टेंजेंट बनाऊंगा, चलो ए की पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ए पे जो टेंजेंट बना वो कितना एंगल बना रहा है, वो ये थीटा ए, और थीटा ए क्या आया है, एक्यूट, एक्यूट एंगल आया है ना। एक्यूट एंगल होगा तो tan ऑफ थीटा ए क्या होगा, पॉजिटिव, tan ऑफ थीटा ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। जब आप बी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो बी पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। बी पॉइंट का जो टेंजेंट होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस। बी पॉइंट का टेंजेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। कितना एंगल बनाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो जीरो, तो जीरो एंगल बनाएगा। तो थीटा बी होगा 0 डिग्री। तो tan ऑफ थीटा बी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, 0। ऐसे अब आप सी पॉइंट के बारे में बता सकते हैं कितनी होगी, नेगेटिव होगी। कैसे पता लगेगा, टेंजेंट बना के। चलिए सी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा। तो वो कितना एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ये थीटा सी। थीटा सी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो tan ऑफ थीटा सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे डी पॉइंट का टेंजेंट ए की तरह ही होगा, कुछ ऐसा, ऐसा। और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल हो गया थीटा डी। थीटा डी क्या लिखोगे इसको, पॉजिटिव, सॉरी एक्यूट, एक्यूट है तो tan ऑफ थीटा डी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट पॉइंट डी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आएगा। चारे पॉइंट्स का डिस्कशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ग्राफ है ऐसा कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के बारे में हो सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, यूजुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कंसीडर किया जाता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये कह देता है कि 10 सेकेंड, और जो पीक पॉइंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कह देता है 5 सेकेंड और ये 0 सेकेंड, तो इसका एनालिसिस क्या हुआ, इसका एनालिसिस होगा कि, और बिल्कुल पीक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है मान लेते हैं 40। ये बताता है कि जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू भी 0 थी, जैसे टाइम बढ़ा x की वैल्यू बढ़ती गई। जब टाइम 5 सेकेंड आया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 40 मीटर। फिर टाइम आगे बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट कम होती गई। टाइम जब 10 सेकेंड आया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 40 है मैक्सिमम,
और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है और 10 सेकेंड्स पे 0 हो गई। 0 से 5 डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है। ओके, ये तो क्लियर है। पूछ लिया जाता है कि 7 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। 7 सेकेंड पे ऐसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बहुत सारे 60 to 70% क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं वो बोल देते हैं अब तो ये नीचे की तरफ एरो आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। नहीं, देखो बेटा 7 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ऐसा आएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, यहां कुछ क्या वैल्यू होगी, लेट से 30 होगी। 30 कैसी आई, पॉजिटिव आई। सो ये जो पूरा कर्व है ये पॉजिटिव है। नेगेटिव कर्व कब होगा, अगर टाइम एक्सिस से नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इस ग्राफ को आपको क्लियर हो गया होगा। यहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहां मैक्सिमम है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं जिसमें नेगेटिव भी होगा, जैसे ये है। ये सिचुएशन है x और टाइम ऐसे, तो ये कुछ कर्व ऐसा है। इसको आप t1 लिख सकते हैं, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया, ये मैक्सिमम है। x1 लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि ये जो सेक्शन है यहां से लेके यहां तक का कर्व जो है, ये जो पोजीशन है ये कैसी होगी, ये कैसी होगी, ये कैसी होगी। या फिर इस ग्राफ से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जब भी टाइम एक्सिस से नीचे की कोई भी कर्व आएगी, पोजीशन आएगा, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं इधर 40 है तो यहां कहीं कितना होगा, यहां कहीं कुछ -20 हो सकता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो सकता है, कुछ -10 हो सकता है। तो यहां पर जो पोजीशंस होंगी वो नेगेटिव होंगी, यहां पर जो पोजीशंस होंगी कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। ऑलराइट, अब इसी तरह के ग्राफ से डिस्टेंस भी मेजर किया जा सकता है। चलो डिस्टेंस का मैं डिस्कशन फिर से एक नए ग्राफ से करता हूं, क्योंकि ऐसा भी चांस है कि आपको डिस्टेंस के बारे में पूछ लिया जाए तो उसके भी छोटे छोटे 2 पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहली बात तो डिस्टेंस की ये है कि डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखना है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीज ही करता रहेगा, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस है या तो 0 रहेगा अगर बॉडी रेस्ट पर है, तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, इंक्रीज ही होता रहेगा। तो इस बात पे ये एनालाइज किया जाएगा कि डिस्टेंस की कर्व यहां तक ये इंक्रीज हो रहा है, यहां से ऊपर को ही जा सकता है, नीचे को नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं ये कर्व बनाता हूं, ये A पॉइंट है, ये O है, ये B है, A से O तक डिस्प्लेसमेंट का कर्व भी सही है, डिस्टेंस का कर्व भी सही है। A से B तक अगर यहां डिस्प्लेसमेंट होता तो ये ग्राफ सही था, डिस्टेंस है तो A से B ये ग्राफ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये ग्राफ बताता है कि जैसे जैसे A से B की तरफ आ रहे हैं डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ओके, तो ये जो ग्राफ है ये डिस्टेंस के लिए गलत है। डिस्टेंस के लिए ग्राफ कभी भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। यहां तक ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, ये बात काफी ध्यान रखने वाली है।
डिस्टेंस के लिए। अब हम लास्ट पॉइंट सीखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहां आप यहीं पर देख सकते हैं, सॉरी, यहां पर समटाइम्स ऐसे ग्राफ्स भी आपके सामने आ सकते हैं कि ऐसा एक्स टी, ये है एक्स टी ग्राफ। पूछ लिया जाता है कि बताओ इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दो, तो ये भाई ऐसा ग्राफ है जिसको एक बारी तो सीखना ही पड़ेगा। देखो ये टी नॉट, ये ग्राफ बताता है कि टी नॉट पे जो बॉडी है वो x1 पे भी है, x2 पर भी है, x3 पर भी है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि टी नॉट पे इस टाइम पे मैं यहां पर भी हूं, मैं यहां पर भी हूं और मैं यहां पर भी हूं। ऐसा तो भूत ही कर सकते हैं, भूत प्रेत। सो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल ये ग्राफ जो है वो गलत है, इम्पॉसिबल ग्राफ है। ऐसी सिचुएशन कभी भी अराइज नहीं हो सकती कि एक ही ऑब्जेक्ट 3 डिफरेंट पोजीशंस पे हो एक ही टाइम पर। तो ऐसे ग्राफ्स भी इम्पॉसिबल ग्राफ की कैटेगरी में आते हैं। और ये सेम ग्राफ का डिस्कशन आपको वेलोसिटी टाइम में भी होगा और एक्सेलरेशन टाइम में भी होगा। एनालाइज करने का सेम प्रोसेस होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और वहीं से एनालाइज करिए कि क्या एक ही टाइम पे कहीं 2 या 3 जगह इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर 2 जगह इंटरसेक्शन हो रहा है इसका मतलब एक ही टाइम पे वो बॉडी की 2 पोजीशंस हैं या 3 पोजीशंस हैं। तो ये भी इम्पॉसिबल ग्राफ की कैटेगरी में आ जाएगा। ये ग्राफ क्या बताता है कि एट टाइम टी नॉट द पोजीशन ऑफ द बॉडीज एट x1, x2 एंड x3 which is not possible. Okay, ऐसा भी एनालाइज आपको आना चाहिए। ये जो है पोजीशन टाइम, अगर आपको ये एंगल दे दिया जाए कि दिस एंगल इज 45 डिग्री, बताओ इसकी स्लोप कितनी होगी। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये वाला देखना होता है, ये देखना होता है, राइट। ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 करेंगे, है ना। 180 डिग्री से माइनस 45 करेंगे 135। सो tan ऑफ 135 क्या लिखेंगे इसको, tan ऑफ 90 प्लस 45। ऐसे कितना आएगा, माइनस tan 45 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ में ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये वेलोसिटी मिलेगी। सो आज का ये लेक्चर में हमने बहुत सारे ग्राफ्स देखे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में देखे हैं कब स्लोप कैसी चेंजेस होंगी, कब कांस्टेंट रहेगी, कब वेरिएबल रहेगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा। आप जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमें 11th क्लास में ग्राफ्स को एनालाइज करने के लिए, सीखने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस लेक्चर में आपके दे दी है। बिल्कुल बेसिक भी बता दिया है कि स्लोप को कैसे एनालाइज करते हैं, स्लोप, tan थीटा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। वो इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी यूजफुल होगी जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एनालाइज करेंगे या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को एनालाइज करेंगे। तब हम ये बेसिक बातों को याद रखेंगे कि स्लोप निकाली कैसे जाती है, एंगल थीटा है, एंगल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कैसे एनालाइज करते हैं। तब तक के लिए आप इसी तरह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।